कहानी की शुरुआत साल 2024 से होती है, जब केएएससी ने चांद पर अपना पहला इंसानी मिशन भेजा था। लेकिन लैंडिंग के वक्त एक तकनीकी खराबी की वजह से स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका हुआ और उस मिशन में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हमारा स्पेस प्रोग्राम दुनिया की नजरों में काफी पीछे चला गया। इसके ठीक 5 साल बाद 2029 में अपनी इज्जत वापस पाने के लिए देश ने दोबारा चांद पर जाने का फैसला किया। इस नए मिशन के लिए 3 लोगों को चुना गया, कमांडर ली, चो यून जोंग और मैं। हमने बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली थी ताकि पिछली बार जैसी गलती ना हो। उड़ान भरने से पहले हमने मीडिया से बात की। ली ने कहा कि वह अंतरिक्ष से अपनी होने वाले बच्चे का नाम सोचेगा और चो ने बताया कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन मेरा कारण सबसे अलग था। मैं अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने जा रहा था, क्योंकि पिछले हादसे में मेरे पिता भी शामिल थे। आखिरकार लॉन्च का दिन आया और हमारा स्पेसक्राफ्ट कामयाबी से उड़ गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम सूरज से आने वाले भयानक सौर तूफान की चपेट में आ गए, जिससे सूरज से निकले रेडिएशन ने हमारे स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह खराब कर दिया। हमारे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और हमारा कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। रेडिएशन की वजह से स्पेसक्राफ्ट के सेंसर भी फेल होने लगे थे। नीचे धरती पर साइंस मिनिस्टर को टीवी पर आकर लोगों को समझाना पड़ा, जबकि मीडिया अपनी बातों से लोगों का डर और बढ़ा रहा था। इसी बीच ली और चो स्पेसक्राफ्ट को बाहर से चेक करने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इसे ठीक कर सकते हैं। मुझे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं अंदर काफी घबरा रहा था। लेकिन उन दोनों ने मुझे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि सब कंट्रोल में है। तभी चो ने देखा कि फ्यूल टैंक में लीक हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चो की मौके पर ही मौत हो गई। कमांडर ली ने समय रहते अपने सेफ्टी हुक को पकड़ लिया था, इसलिए वो धमाके से दूर नहीं उड़ा। नीचे कंट्रोल रूम का हमसे कुछ पलों के लिए संपर्क जुड़ा और उन्हें पता चल गया कि चो अब नहीं रहा। मैं ली को बचाने के लिए एयरलॉक का गेट खोलने ही वाला था, लेकिन ली ने मुझे चिल्लाकर रोक दिया। उसने समझाया कि अगर मैंने गेट खोला तो अंदर की हवा मुझे भी बाहर खींच लेगी और मैं भी मारा जाऊंगा। ली जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अपने आखिरी पलों में उसने मुझसे सिस्टम रिब्यूट करने को कहा और वादा लिया कि मैं सुरक्षित लौटूंगा। इसके बाद उसने अपना हुक खोल दिया और मैं बेबस होकर उसे अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में दूर जाते देखता रहा। कुछ ही पलों बाद सिस्टम रिब्यूट हुआ और हमारा संपर्क दोबारा जुड़ गया। मैं बुरी तरह टूट चुका था और मैंने रोते हुए कंट्रोल रूम को बताया कि मेरे दोनों साथी अब नहीं रहे। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। केएएससी के डायरेक्टर ने मुझे हिम्मत रखने को कहा और बताया कि वो कोई रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ साइंस मिनिस्टर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो एक और मिशन फेल होने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों ने आपस में बात की और तय किया कि अब पिछले मिशन के डायरेक्टर किम को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट का सारा सिस्टम और नियम उसी ने बनाए थे। किम उस वक्त अपनी इंटर्न हान ब्योल के साथ पहाड़ों में शिकार कर रहा था। पिछले मिशन के फेल होने के बाद उसने केएएससी से दूरी बना ली थी और वहीं एक छोटे रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था। तभी वहां केएएससी का हेलीकॉप्टर आ गया, जिसे देखकर जानवर भाग गए। किम ने पहले तो वापस आने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं पिछले मिशन में मारे गए एक अंतरिक्ष यात्री का बेटा हूं, तो उसने अपना फैसला बदल लिया। इधर स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा था, जिससे साइंस मिनिस्टर फिर से घबरा गया। तभी किम वहां पहुंचा और उसने सीधे मुझसे बात की। उसने मुझे आसान शब्दों में समझाया कि कैसे सिर्फ एक थ्रस्टर की मदद से स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में लाया जा सकता है। इसके बाद किम ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा आराम करूं जब तक वो मुझे वापस लाने का कोई रास्ता निकालते हैं। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जब मुझे उसका नाम पता चला तो मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार याद आ गया, क्योंकि उस दिन किम भी वहां मौजूद था। उसी पल मैंने अपने साथियों की फैमिली फोटो देखी और सोचने लगा कि उनके घर वाले इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। इसी बीच किम ने अपनी पुरानी पत्नी मून यंग को फोन किया, जो अब नासा में काम करती है, लेकिन उसने बताया कि नासा मदद करने से मना कर रहा है, क्योंकि वो इस मिशन को पूरी तरह फेल मान चुके हैं। फोन रखने के बाद हान ब्योल ने किम को बताया कि सब लोग डर गए हैं, क्योंकि मैं बिना बताए लैंडर को अलग कर रहा हूँ। ये सुनते ही किम घबराकर मुझसे बात करने आया और कहा कि ये बहुत गलत फैसला है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं अपनी जान किम के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो मेरे पिता को नहीं बचा पाया था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं किसी भी हालत में चांद पर उतरूंगा अपने पिता के लिए, उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई और अपने देश के लिए। जैसे जैसे यह खबर बाहर फैली, दक्षिण कोरिया के लोग और मीडिया पूरी तरह बेकाबू हो गए। उसी वक्त हान ब्योल ने किम को बताया कि उल्काएं गिरने का खतरा है। किम ने उसे कहा कि इस पर नजर रखे और खुद स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने का प्लान बनाने लगा। उधर वैज्ञानिक मुझे सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और मैं ज्यादातर काम ऑटो पायलट के सहारे कर रहा था। किम बार बार पिछले मिशन की गलती
छुट्टियों और उस दिन को याद कर रहा था जब वो मुझसे मिला था और मैं बहुत छोटा था। उसके मन में डर बना हुआ था कि कहीं यह लैंडिंग भी पिछली बार की तरह फेल ना हो जाए। जैसे ही लैंडर की स्पीड तेज हुई, कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग डर गए, लेकिन अगले ही पल राहत मिली क्योंकि लैंडर सही सलामत चांद पर उतर गया। पूरे दक्षिण कोरिया में लोग खुशी मनाने लगे। जब मैंने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखा तो मैंने अपने दोनों साथियों की यूनिफॉर्म और पूरी क्रू की एक फोटो वहां रख दी और फिर अपने देश का झंडा गाड़ा। इसके बाद मैं मिशन के मुताबिक नमूने जमा करने के लिए रोवर लेकर आगे बढ़ा, जबकि ड्रोन ऊपर से हर चीज पर नजर रखे हुए था। उधर किम वैज्ञानिकों के साथ बैठकर सिस्टम ठीक करने के तरीकों पर बात कर रहा था। उसी वक्त राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया और मजबूरी में नासा से मेरी सुरक्षित वापसी में मदद की अपील की। मून यंग ने नासा के बड़े अफसरों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्काओं के खतरे का बहाना देकर मना कर दिया और कहा कि उसका फैसला भावनाओं में लिया गया है। उसी समय हान ब्योल ने अपने टैबलेट में कुछ खतरनाक संकेत देखे और भागकर किम को बताया कि उल्काओं की बारिश सच में चांद की तरफ बढ़ रही है। इधर मैंने गर्व से रिपोर्ट किया कि मैंने सारे नमूने इकट्ठा कर लिए हैं, यहाँ तक कि चांद की जमीन के नीचे की बर्फ भी। मुझे लगा शायद रीडिंग गलत होगी क्योंकि मुझे आसमान में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उल्काएं मेरे आसपास गिरने लगी। एक जोरदार झटके में मैं दूर जा गिरा। वैज्ञानिकों ने मुझे तुरंत लैंडर के अंदर जाने को कहा। मैं रोवर पर तेजी से लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी उल्का गिरी और धमाके से मेरा रोवर एक गड्ढे में फंस गया। हालात बिगड़ते देख डायरेक्टर की मर्जी के खिलाफ जाकर किम ने एक वैज्ञानिक को अपने बनाए नए कोड से मॉड्यूल सिस्टम रीसेट करने को कहा और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट में दोबारा पावर लौट आई। इसी बीच मैंने अपने ड्रोन को बुलाया और उसी की मदद से खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गिरती हुई उल्काओं के बीच मैं पूरी ताकत से दौड़ा और वक्त रहते लैंडर के अंदर पहुंच गया। लैंडर ने कामयाबी से उड़ान भरी और अब अगला कदम उसे कमांड मॉड्यूल से जोड़ना था। डॉकिंग के लिए हमें एक बार फिर ऑटो पायलट पर भरोसा करना पड़ा और किस्मत से ये काम सही हो गया। लेकिन जैसे ही मैं स्पेसक्राफ्ट में जाने वाला था, तभी एक उल्का स्पेसक्राफ्ट से टकरा गई। स्पेसक्राफ्ट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। किम ने मुझसे मैनुअल कंट्रोल लेने को कहा, लेकिन लैंडर इतनी तेजी से हिल रहा था कि मैं ठीक से कंट्रोल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी गलती से मैंने अमोनिया गैस सांस में ले ली, जिससे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे तेज चक्कर आने लगे। मैंने हेलमेट संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। लैंडर क्रैश हो गया और कंट्रोल रूम से सारा संपर्क टूट गया। कंप्यूटर को मेरे कोई भी लाइव सिग्नल नहीं मिले। 4 घंटे तक दोबारा संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और मुझे मृत घोषित कर दिया गया। न्यूज चैनल एक और नाकाम मिशन की खबरें चलाने लगे। उधर किम टूट चुका था और घर लौटकर खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हान ब्योल ने वक्त रहते उसे रोक लिया। उसी समय किम को मून यंग का मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया कि मैं अभी जिंदा हूँ। उसे यह जानकारी इसलिए मिली क्योंकि नासा के स्टेशन ने मेरे भेजे गए रेडियो संदेश पकड़ लिए थे। मून यंग ने किम को उस फ्रीक्वेंसी का कोड भी भेज दिया। किम और हान ब्योल ने वेधशाला से कुछ पुराने उपकरण निकाले और जल्दी जल्दी सेटअप करके मेरा SOS संदेश सुनने में कामयाब हो गए। हान ब्योल तुरंत उसे रिकॉर्ड करने लगी, जबकि किम ने मुझसे मेरी हालत पूछी और समझ गया कि मेरे पास बहुत कम पावर और ऑक्सीजन बची है और उल्काओं की बारिश अब भी जारी है। किम ने मुझसे कहा कि मैं लैंडर के अंदर ही रहूं जब तक वो मदद का कोई रास्ता नहीं निकाल लेता। उसी वक्त हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। बाद में पता चला कि हान ब्योल ने इमरजेंसी सर्विस को फोन करके झूठ बोला था कि किम को हार्ट अटैक आया है ताकि उसे जल्दी वहां से ले जाया जा सके। हेलीकॉप्टर किम को सीधे KASC के हेडक्वार्टर ले गया, जबकि हान ब्योल ने मेरा SOS मैसेज YouTube पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उधर मैं अपने पास मौजूद थोड़े बहुत सामान से अपनी चोटों का इलाज कर रहा था और हान ब्योल लगातार मुझसे बात करके मुझे हिम्मत दे रही थी। ऑडियो वायरल होते ही दुनिया भर के लोग मेरे समर्थन में खड़े हो गए और नासा पर मदद के लिए दबाव बनने लगा। नासा के बड़े अफसर जानना चाहते थे कि खबर किसने लीक की और उनका शक तुरंत मून यंग पर गया, लेकिन उससे पहले ही व्हाइट हाउस से उन्हें फोन आ गया। KASC की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार लैंडर से दोबारा संपर्क बन गया। हालांकि साइंस मिनिस्टर खुश नहीं था और उसने कहा कि अगर मुझे वापस लाने का कोई पक्का तरीका नहीं है तो जनता को यह दिखाने का कोई फायदा नहीं कि मैं जिंदा हूँ। इसी बीच उल्काओं की बारिश और तेज हो गई। किम मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ले जाए। तभी अमेरिका से अच्छी खबर आई। व्हाइट हाउस ने नासा को मेरी मदद करने का सीधा आदेश दे दिया और यह खबर दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर फैल गई। अमेरिकन लूनर स्टेशन और मून यंग ने KASC से संपर्क किया ताकि बचाव मिशन का प्लान बनाया जा सके, लेकिन नासा ऑफिस में मून यंग को बाहर निकाल दिया गया और कमिटी के सामने पेश होने को कहा गया। व्हाइट हाउस के सामने अच्छा दिखने के लिए उसे सिर्फ इस आखिरी मिशन तक बने रहने की इजाजत दी गई। जाते जाते मून यंग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यह मिशन सिर्फ एक ही मौके में कामयाब हो सकता है। इसके बाद
अमेरिकी स्टेशन हमारे दक्षिण कोरियाई स्पेसक्राफ्ट से जुड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने एक बार फिर लैंडर लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा हिलने की वजह से वो उड़ान नहीं भर पाया। जगह बहुत कम थी और लैंडर ठीक से सीधा नहीं हो पाया। किम ने मुझसे कहा कि मिशन रोक दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैंडर जमीन पर गिर गया और कई मिनट तक लुढ़कता रहा, फिर दोबारा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसी झटके में डॉकिंग पोर्ट टूट गया। अमेरिकी स्टेशन ने साफ कह दिया कि वो अब अपनी स्पीड बनाए नहीं रख सकते और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकते, इसलिए मून यंग को बचाव मिशन रोकना पड़ा। उधर किम पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी वो मुझे लैंडर चलाने के कुछ और तरीके समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से हार मान चुका था और मैंने एक एक करके ऑक्सीजन सप्लाई समेत सारे सिस्टम बंद कर दिए। किम ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता जैसा न बनूं, लेकिन उसी वक्त मैंने उसे एक सच्चाई बता दी। मैंने कहा कि मैंने अपने पिता की वसीयत में सब कुछ पढ़ लिया है। मुझे पता चला कि पहले मिशन से 1 महीने पहले ही मेरे पिता को इंजन की खराबी का अंदाजा हो गया था। फिर भी उन्होंने मिशन पर जाने का फैसला किया क्योंकि वो कामयाबी के लिए बहुत बेचैन थे। लेकिन किम ने मुझे बीच में रोका और कहा कि तुम पूरी कहानी नहीं जानते। किम ने बताया कि असल में लॉन्च से 1 दिन पहले मेरे पिता खुद उसके पास आए थे और इंजन की खराबी के बारे में बताया था। उन्होंने मिशन को 2 महीने टालने की विनती भी की थी, लेकिन हादसे का चांस बहुत कम बताया गया था और मिशन पहले ही कई बार टल चुका था। इसलिए गुस्से में आकर किम ने लॉन्च का फैसला कर लिया। यह बताते हुए किम रो पड़ा और मुझसे वापस आने की भीख मांगने लगा। उसी पल मैं समझ गया कि मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग उम्मीद खोने लगे। तभी अचानक कंप्यूटर पर दिखा कि स्पेसक्राफ्ट की ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा चालू हो गई है। अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता था, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने किम से कहा कि अब मुझे आगे के निर्देश दो। उसी वक्त मून यंग भी सब कुछ सुन रही थी। उसने ऊपर से आए आदेशों को नहीं माना और दोबारा KASC से संपर्क करके एक नई योजना बनाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी नौकरी वैसे भी जाने वाली है। किम टूटे हुए डॉक को लेकर परेशान था, लेकिन मून यंग को पूरा भरोसा था कि किम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। किम भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मुझे समझाया कि कैसे बाहर निकलकर हाथ से थ्रस्टर चालू किया जा सकता है। अब मैं ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां खुली जगह ज्यादा थी और यहीं से मैं कमांड मॉड्यूल को कामयाबी से लॉन्च कर पाया। इसी बीच मून यंग ने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया और सीधे अमेरिकी स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों से बात की। उसने उनसे कहा कि भले ही सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो सब अलग अलग देशों से होकर भी पहले अंतरिक्ष यात्री है और किसी साथी अंतरिक्ष यात्री की मदद की पुकार को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। तभी बड़े अफसर दरवाजा तोड़कर अंदर आए और मून यंग को जबरदस्ती वहां से ले गए। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरा लैंडर चांद के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा है जहां रोशनी बहुत ज्यादा है और वहां लैंडिंग करना नामुमकिन है। तब मैंने एक आखिरी फैसला लिया। मैंने अपने साथियों की सारी यादें इकट्ठा की और ड्रोन को अपने शरीर से बांध लिया। किम ने मुझे हैच खोलकर कूदने का ऑर्डर दिया। डर और झिझक के बावजूद मैंने लॉन्चर से बाहर छलांग लगा दी। कई मिनट तक मैं तेजी से नीचे गिरता रहा। जैसे ही चांद की जमीन एकदम पास आई, मैंने तुरंत ड्रोन चालू कर दिया ताकि मेरी गिरने की स्पीड कम हो जाए। ड्रोन ने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम जोर से जमीन से टकराए। अचानक मेरा संपर्क टूट गया और कंट्रोल रूम में सबको लगा कि मैं मर गया। किस्मत से वो ड्रोन अब भी काम कर रहा था। जब मुझे होश आया तो ड्रोन ने मेरा चेहरा स्कैन करके सिग्नल भेजा। उसी वक्त अमेरिकी स्टेशन ने ऐलान किया कि वो बचाव के लिए आ रहे हैं। मैंने उनका संदेश सुना और अपनी सही लोकेशन उन तक भेजने में कामयाब हो गया। कुछ ही देर बाद अमेरिकी टीम के साथ मेरी तस्वीरें दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर छा गईं और पूरी दुनिया इस चमत्कार का जश्न मनाने लगी। मिशन कामयाब होने के बाद KASC ने किम से दोबारा डायरेक्टर बनने को कहा, लेकिन किम ने मना कर दिया और शांति से अपने रिसर्च सेंटर लौट गया। जब मैं दक्षिण कोरिया वापस आया तो साइंस मिनिस्टर ने बड़े जोश के साथ मेरा स्वागत किया। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसे शुरू से मुझ पर पूरा भरोसा था। देश मुझे एक हीरो मानने लगा। लेकिन वहाँ एक छोटा सा भाषण देने के बाद मेरा सारा ध्यान अपने उन साथियों की यादों पर चला गया जिन्होंने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी थी। मैं उनके परिवारों से मिलने गया। मैंने चो के बेटे को उसके पिता का टेडी दिया और कहा कि उसका पिता अब हमेशा के लिए चांद पर है। फिर मैंने ली की वाइफ को वो फोटो दी जिसमें वो और ली साथ थे। उस फोटो के पीछे ली ने अपने होने वाले बच्चे का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो रो पड़ी। 1 महीने बाद ऐलान हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस कमेटी दक्षिण कोरिया को 9वें देश के रूप में मान्यता दे रही है। उसी के साथ यह खबर भी आई कि मून यंग व्हाइट हाउस के ऑर्डर पर नासा की पहली महिला डायरेक्टर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर में किम एक टीचर और उसके छोटे छोटे बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ा रहा
रहा था। तभी एक कर्मचारी एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर बच्चों को स्पेस सूट के बारे में समझाने लगा। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, किम हैरान रह गया क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। हम दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर मेरी जगह आप वहाँ फंस जाते जहाँ बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और मौत सामने खड़ी थी, तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।